गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब इकोलॉजी का आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इकोसिस्टम, ये जान लीजिए कि चैप्टर का वेटेज की बात करें तो लगभग लगभग 2 क्वेश्चन का वेटेज है। हमेशा कभी कभार 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में दिया है, इसका इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है कि एन इकोसिस्टम को माना जाता है एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एमंग देमसेल्व, और ये इंटरेक्ट करते हैं किससे? फिजिकल इन्वायरमेंट से। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज, ये स्मॉल इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड हो सकता है, या लार्ज इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट या सी इकोसिस्टम हो सकता है। मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर, कंप्लीट बायोस्फीयर को भी क्या कहते हैं? तो ये ग्लोबल इको सिस्टम है। लोकल इको सिस्टम इज टू मच बिग, इतना बड़ा है कि एक साथ स्टडी करना मुश्किल है। तो थोड़ा सा स्टडी करने के रेस्पेक्ट से क्या किया गया है, 2 बेसिक कैटेगरीज बांट दी गई हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। टिकले इम्पॉर्टेंट है ये। फॉरेस्ट कामा ग्रासलैंड कामा डिजर्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जबकि पॉन्ड कामा लेक कामा वेटलैंड कामा रिवर कामा एस्चुरी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो कहेंगे एक्वेटिक इको सिस्टम के। जो क्रॉप फील्ड है और जो एक्वेरियम है वो क्या है? तो वो वास्तव में मैन मेड इको सिस्टम है। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट। इनपुट क्या होता है? तो प्रोडक्टिविटी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी, उसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होगी, और आउटपुट का मतलब डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस होगा। तो किसी भी इकोसिस्टम के 3 मेन पार्ट होंगे, एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, और एक एनर्जी ट्रांसफर होगा। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के फंक्शन, ये दोनों चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। अर्लियर क्लास में क्या पढ़ चुके, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? एक होता है बायोटिक और एक होता है ए बायोटिक फैक्टर, जो अफेक्ट करता है ईच अदर को। ठीक है, ये कंपोनेंट इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ क्या होता है ये समझना है हमको कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है किसी एक इकोसिस्टम में। तो यहाँ से टिक करो, इंट्रैक्शन किसका? बायोटिक का और किसका? ए बायोटिक का। रिजल्ट ए फिजिकल स्ट्रक्चर जिसमें ऑफ ईच टाइप इकोसिस्टम, ये टिक कर लो, कह रहा आइडेंटिफाई कर लो और इन्यूमरेट करो प्लांट और एनिमल स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में उसको कहेंगे स्पीसीज कंपोजिशन। किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल की स्पीसीज की संख्या पता कर लो और उसको कहेंगे स्पीसीज कंपोजिशन। ये पॉइंट टिक कर लो, कई बार नीट में आ चुका है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई क्या? डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल देखो, ट्री ऑक्यूपाई करता है कहाँ? टॉप पोजीशन या टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। कहाँ? फॉरेस्ट में। जबकि सर्व सेकंड पोजीशन पे होते हैं और हर्ब और ग्रासेस क्या होते हैं? बॉटम में होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बताओ, तो 4 कंपोनेंट आप बताएंगे। कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। टू अंडरस्टैंड एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम, एक स्मॉल पॉन्ड ही एक बेहतर एग्जाम्पल है। ये लाइन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पॉन्ड इकोसिस्टम में सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट्स, ये सिंपल एग्जाम्पल है लेकिन ये किसको एक्सप्लेन कर सकता है? कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन। जैसे पॉन्ड होता क्या है? तो कहोगे सोलो वाटर बॉडी होती है इन विच ऑल द मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट, जो 4 बेसिक कंपोनेंट हैं वो हमको मिलेंगे यहाँ। 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जैसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है? तो ए बायोटिक कंपोनेंट में वाटर आएगा और साथ में डिजॉल्व इनऑर्गेनिक और क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे। साथ में रिच सॉइल डिपॉजिट होगी कहाँ? बॉटम पर। फिर सोलर इनपुट होगा
साइकिल ऑफ टेम्परेचर होगा, डे लेंथ होगा, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे, वही रेगुलेट करेंगे क्या, रेट ऑफ फंक्शन ऑफ इंटायर पॉन्ड। ऑटो ट्रैफिक कंपोनेंट में कौन कौन आएंगे, तो ऑटो ट्रैफिक कंपोनेंट में फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, कुछ एल्गी आएंगे, फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड मार्जिनल प्लांट आएंगे जो कि एज पर होंगे। फिर कंज्यूमर में कौन आएंगे, तो कंज्यूमर में सबसे इंपॉर्टेंट है जू प्लैंक्टन आएंगे। उसके बाद फ्री फ्लोइंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स आएंगे। फिर लास्ट में हमको मिलेंगे डिकम्पोजर, जिसमें मेनली फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं और फ्लैजलेट हैं। ठीक है, ये मेनली कहाँ पाए जाएंगे, तो कहोगे बॉटम ऑफ पॉन्ड पर। सिस्टम क्या करेगा, तो कह रहा सभी फंक्शन परफॉर्म करेगा, परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर एज ए होल। मतलब कौन कौन, तो पहला काम तो ये है, कन्वर्जन करना है इन ऑर्गेनिक को किसमें, ऑर्गेनिक में, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये काम कौन करेगा, ऑटोट्रॉफ करेंगे। फिर कंजम्पशन होगा ऑटोट्रॉफ का किससे, हेटेरोट्रॉफ से। और आखिरी में डिकम्पोजिशन होगा और मिनरलाइजेशन होगा डेड मैटर का, रिलीज हो जाएंगे मटेरियल फिर से किसके लिए, ऑटोट्रॉफ के लिए। ये रिपीट होता रहेगा, कोई खास बात नहीं। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में प्रोडक्टिविटी से आना ही आना है। प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट सोलर इनपुट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी इकोसिस्टम में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो कहोगे अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम ड्यूरिंग क्या, फोटोसिंथेसिस। ये याद रखिएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फोटोसिंथेसिस में जो बनता है वो आता है। लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे पहले देख लेते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फिर क्या है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिफाइंड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में तो अंतर क्लियर है ना, प्राइमरी का मतलब जो प्रोड्यूसर द्वारा हो और सेकेंडरी का मतलब जो कंज्यूमर से हो। ठीक, मतलब प्राइमरी फोटोसिंथेसिस से बनेगी। अब जो प्राइमरी है इसको या तो वेट के फॉर्म में या तो एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्टिविटी को। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को ही क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो कैटेगरी में आती है, एक ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टी और दूसरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टी। ग्रास और नेट में अंतर समझ लीजिए। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बनती है टोटल, उसको कहते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक अच्छा अमाउंट ऑफ ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज हो जाता है किसके द्वारा, प्लांट। कहाँ यूज हो जाता है, तो आंसर देंगे रेस्पायरेशन। इसका मतलब है कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से क्या घटा दिया जाए, रेस्पिरेटरी लॉस घटा दिया जाए, तो क्या मिलेगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका मतलब जीपीपी माइनस आर इक्वल टू क्या होगा, एनपीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ मिलेगा। केवल 4 क्वेश्चन याद रखेंगे। बायोमास प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्शन को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, कंज्यूमर की प्रोडक्टिविटी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की है, ग्रास और नेट। टोटल जो बायोमास बने वो ग्रास, रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो बच जाए वो नेट। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की एक और खास बात है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही अवेलेबल बायोमास है। किसके लिए, तो ये बहुत याद रखिएगा, कंजम्पशन के लिए जो अवेलेबल है वो कौन सा है, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हेटेरोट्रॉफ को मिलेगी कौन सी, नेट मिलेगी, चाहे वो हर्बी हो चाहे वो डिकम्पोजर। सेकेंडरी क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया है।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम की कितनी होगी, ये ज़्यादा होगी या कम, ये किस पर डिपेंड करेगी? तो एक तो स्पीसीज पर डिपेंड करेगी और दूसरा इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट पर भी डिपेंड करेगी, फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगी। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर की कितनी है? तो कहोगे 170 बिलियन टन है। इसमें से आपको पहले से ही पता है कि 70% सरफेस किसके पास है? ओशियन के पास है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, केवल 55। एरिया 70% है, प्रोडक्टिविटी 30% है। और जिसके पास एरिया 30%, लैंड 30% है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है। डिकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, ये जान लीजिए, कुछ न कुछ एग्जाम में आएगा जरूर। पहला सवाल इसको टिक कर लीजिए, अर्थवर्म को क्या कहते हैं? तो अर्थवर्म को कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड। ये क्वेश्चन तो यही हो गया। क्यों कहते हैं? जब क्यों लिखा है तो फिर ये एसर्शन रीजन बन सकता है, एसर्शन रीजन भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? दे हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ क्या? सॉइल। डीकम्पोजर्स हमेशा तोड़ते हैं किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वाटर हो, चाहे अदर न्यूट्रिएंट हो। इसी ब्रेकडाउन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन कहते हैं। डेड प्लांट रिमेन, चाहे वो लीफ हो, चाहे बार्क हो, चाहे फ्लावर हो, या डेड रिमेन किसी एनिमल का हो, इवन चाहे फीकल मैटर ही हो, इस डेड रिमेन को क्या कहते हैं? डेट्रीटस। और यही क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको टिक कर लो। यही रॉ मटेरियल है किसके लिए? डीकम्पोजिशन के लिए। इंपॉर्टेंट स्टेप कौन कौन से हैं? तो फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है और मिनरलाइजेशन है। डेट्रीवोर्स, जिसको जैसे अर्थवर्म क्या है? डेट्रीवोर है। जो डेट्रीटस को फीड करे उसका नाम डेट्रीवोर होता है। तो डेट्रीवोर तोड़ते हैं डेट्रीटस को किसमें? स्मॉलर पार्टिकल में। स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इस दौरान क्या हो जाता है? लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? टिक कर लीजिए। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहाँ चले जाते हैं? डाउन इनटू सॉइल हार्जन और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और ख़ास बात है ये अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो उसी दौरान लीचिंग हो जाती है। बैक्टीरियल हो चाहे फंगल इंजाइम हो, डिग्रेड तोड़ देता है किसको? डेट्रीटस को। किसमें? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इस ब्रेकडाउन को कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो पहले होगा फ्रेगमेंटेशन, उसी दौरान हो जाएगी लीचिंग, फिर हो जाएगा कैटाबोलिज्म, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाइम का इंजाइम। तो याद रखिएगा ये इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है। कह रहा ऊपर के जितने स्टेप हैं, मतलब डिकम्पोजिशन जितने भी स्टेप हैं वो सब साइमल्टेनियस होते हैं। फिर बचा कौन सा? ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये कहाँ होते हैं? तो याद रखेंगे सॉइल में। इसमें ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन में एक्यूमुलेशन होता है डार्क कलर्ड एमार्फस सब्सटेंस। क्या? डार्क कलर एमार्फस सब्सटेंस। कहते क्या हैं? इसको ह्यूमस कहते हैं। जो कि होता क्या है? हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगो डिकम्पोजिशन वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। इसका नेचर कैसा होता है? कोलॉइडल। ये काम क्या करता है? तो कहोगे रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। ये जितने पॉइंट लिखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमस के बारे में याद रखेंगे कितने क्वेश्चन हैं। ह्यूमस फिर तोड़ दिया जाएगा किसके द्वारा? माइक्रोब के द्वारा। और फिर रिलीज हो जाएंगे क्या? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इस प्रोसेस को कहोगे क्या? मिनरलाइजेशन। ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन कैसी प्रोसेस है? तो कहोगे ऑक्सीजन
रिक्वायरिंग प्रोसेस, मतलब एरोबिक कंडीशन चाहिए। डिकम्पोजिशन को कंट्रोल कौन करेगा? ये तय होगा केमिकल कंपोजिशन पर और क्लाइमेटिक फैक्टर, दो चीज़ों पर तय होगा। पर्टिकुलर किसी क्लाइमेटिक कंडीशन में जो डिकम्पोजिशन रेट है वो बहुत क्या होगा? स्लो होगा। अगर डेट्रिटस में क्या ज़्यादा होगा? लिग्निन, और क्या ज़्यादा होगा? काइटिन। लेकिन इसका ब्रेकडाउन क्विक कब होगा? तो इसका ब्रेकडाउन क्विक कब होगा? तो जब डेट्रिटस रिच होगा नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे क्या? शुगर। एक और ख़ास बात, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर, ये दोनों चीज़ें, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो रेगुलेट करते हैं किसको? डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन एक्टिविटीज ऑन सॉइल माइक्रोब। अगर वार्म है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो फेवर करेगा, जबकि अगर कहीं क्या हो गया, लो टेम्परेचर हो जाए या एन एरोबिक कंडीशन हो जाए तो ये इनहिबिट कर देगा किसको? डिकम्पोजिशन को। रिजल्ट क्या हो जाएगा? बिल्डअप हो जाएंगे क्या? ऑर्गेनिक मैटर। फिर आएगा एनर्जी फ्लो। कह रहा डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दीजिए, तो चलो छोड़ देते हैं। बाकी जितने हैं, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी इकोसिस्टम के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? तो कहोगे सन ही है। बस किसको छोड़ दीजिए? तो कहोगे डीप सी हाइपो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। एक क्वेश्चन, जितना इंसिडेंट रेड सोलर रेडिएशन होता है, कह रहा उसका केवल 50% से भी कम, लेस देन 50%, 50%, यही क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है। प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स करते हैं किसको? सन की रेडिएंट एनर्जी को, और क्या बना लेते हैं? फूड। कहाँ से बनाते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल। याद करिए, टिक करिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ। प्लांट कैप्चर करेंगे कितना? केवल 2 to 10% ऑफ द क्या? पार। पार का केवल कितना है? 2 to 10% है, और ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसी से पूरी दुनिया चल रही है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लो करेगी थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ क्या? इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और क्या? इनडायरेक्टली। सो यू फाइंड कौन सा? तो टिक करेंगे यूनी डायरेक्शनल फ्लो। कौन सा? यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर देन टू कंज्यूमर। सन से प्रोड्यूसर में जाएगी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगी। कह रहा क्या कौन सा लॉ फॉलो करते? तो याद रखिएगा यहाँ एनर्जी का जो फ्लो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। लिखा है दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज क्या? मॉलिक्यूल दे रिक्वायर। टिक करेंगे। ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम को कहते क्या है? प्रोड्यूसर। किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। ये टिक करे रखेंगे। प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर क्या? वेरियस स्पीसीज, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट होंगे। यू रीड अबाउट फूड चेन, food chain and food web that exist in the nature starting from the plant or producer. Food chain या food web formed such that जो animal feed करते हैं on the plant या other animal turn food for other। होता क्या है? जो एक दूसरे को फीड करते हैं इसी नाते वो आपस में इंटर कनेक्ट रहते हैं। फूड की चेन या फूड की वेब फार्म कब? तो ये टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी के नाते बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो एनर्जी ट्रैप हो वो किसी एक ऑर्गेनिज्म में बनी रहे।
जो भी एनर्जी ट्रैप होगी प्रोड्यूसर में, वो या तो पास हो जाए किससे, कंज्यूमर को, या फिर ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाए, डेथ। और अगर डेथ हो गई तो क्या शुरू हो जाएगा, डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा। सभी एनिमल डिपेंड हैं किस पर, प्लांट पर, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, फॉर देयर फूड। इसी नाते उन सब को कहते क्या है, कंज्यूमर। सब के सब क्या होते हैं, हेट्रोट्राफ। इफ दे फीड प्रोड्यूसर, अगर ये प्रोड्यूसर को खा ले तो इनको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और अगर ये एनिमल को खा लें जिसने प्लांट को खाया था, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरीके से टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता वो क्या होता है, हर्बीवोरस होता है। और कॉमन हर्बीवोरस है कौन, तो या तो इंसेक्ट होगा, या तो बर्ड होगा, या तो मैमल होगा। कहाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन होते हैं, तो आंसर देंगे मोलस्क होते हैं। कंज्यूमर जो फीड करते हैं किस पर, हर्बीवोरस पर, उनको कहते क्या हो, कार्निवोरस। शुद्ध रूप से कह सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर, या इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी कार्निवोर भी डिपेंड होते हैं, तो उनको लिखा दे डिपेंड ऑन प्राइमरी। ऐसे लोग जो प्राइमरी कार्निवोर पर डिपेंड हो उनका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर सेकेंडरी होगा, कार्निवोर प्राइमरी होगा, कंज्यूमर टर्सरी होगा, कार्निवोर सेकेंडरी होगा। ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। डेट्रिटस फूड चेन, ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है, बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। और डेट्रिटस फूड चेन बनी किसकी होती है, डीकम्पोजर की बनी होती है, जो कि क्या होते हैं, हेट्रोट्राफिक। मेनली कौन आते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। डिकम्पोजर की जो एनर्जी की डिमांड है और जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्रिटस से। इन सब को कहते हैं क्या, सेप्रोट्रॉफ्स। डिकम्पोजर हमेशा सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, जो तोड़ देगी किसको, डेड या वेस्ट मटेरियल को, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को। लेकिन किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ग्रेजिंग फूड चेन ये मेजर कंड्यूट है किसका, मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। किसमें, अगर एक्वेटिक में पूछेगा तो क्या लगाएंगे, जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर मेजर कंड्यूट पूछ लेगा तो आप कहोगे क्या, वो डेट्रिटस फूड चेन होगा। किसकी तुलना में, जीएफसी की तुलना में। डेट्रिटस फूड चेन कनेक्टेड टू द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डेट्रिटस फूड चेन, ये प्रे होते हैं किसके, ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे काकरोच है और क्रो है, ये हैं क्या, ये ओमनीवोरस है। टिक कर लीजिए। नेचुरल इंट्रैक्शन हो जाए किसका, फूड चेन, जब दो या दो से ज्यादा फूड चेन आपस में जुड़ी रहे तो उसी को हम कहते क्या हैं, तो उसी को कहते हैं फूड वेब। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, कुछ ना कुछ एग्जाम में मिलेगा। ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करेगा एक प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट और फूड। ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करेगा स्पेसिफिक प्लेस, कहाँ, फूड चेन में। इसको कहते क्या है, ट्रॉफिक लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर को कहते हैं फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, हर्बीवोरस को कहते हैं सेकेंड ट्रैफिक लेवल, कार्निवोरस को जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो थर्ड ट्रैफिक लेवल। ये टेबल यहाँ से याद रखेंगे, ये है फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ ट्रैफिक लेवल। फर्स्ट ट्रैफिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, कार्निवोरस में देख लें, ये हर्बीवोरस होगा, ये भी कार्निवोरस होगा, ये टॉप कार्निवोरस होगा। कौन होता है, तो एक्वेटिक में देख लेते हैं। एक्वेटिक में प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन,
प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंकटन, सेकेंडरी कंज्यूमर फिशेज है, टर्सरी कंज्यूमर मैन मान लेते हैं। फिर आ जाओ टेरेस्ट्रियल में ग्रासेज या ट्री है, फिर ग्रास हापर और काऊ मिलेंगे, फिर बर्ड्स मिलेंगे, और उसके बाद वुल्फ भी मिलेंगे, और आखिरी में क्या मिलेगा, लायन। तो देखो वुल्फ किस में है, थर्ड ट्रैफिक लेवल में है, लायन किस पर है, टॉप कार्निवोरस पे है। ये पॉइंट टिक कर लीजिए। कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज। कैसे देख लो जरा, ये है फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, ये है सेकंड ट्रैफिक लेवल, ये है थर्ड ट्रैफिक लेवल, और ये है फोर्थ ट्रैफिक लेवल। फर्स्ट ट्रैफिक लेवल पर जो भी एनर्जी होती है, मान लेते हैं 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो इसका केवल 10%, मतलब 10 यहाँ जाएगा, इसका 10% 1.0 यहाँ जाएगा, इसका 10% 0.1 जाएगा। तो किसी एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल से तीसरे ट्रैफिक लेवल से चौथे ट्रैफिक लेवल कितने परसेंट एनर्जी जाएगी, तो कहोगे 10% ही एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी घट रही कि बढ़ रही है, घट रही है, तो ये टिक करेंगे। जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डेट्रिटस में या डेड बायोमास में, और तब वो एनर्जी किसको दे देगा, डिकम्पोजर को। ऑर्गेनिज्म में ईच ट्रैफिक लेवल, किसी भी ट्रैफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड है किस पर, उस ट्रैफिक लेवल पर डिपेंड है जो लोअर। जैसे थर्ड वाले को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सेकंड से, फोर्थ वाले को कहाँ से मिलेगी, थर्ड। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनर्जी के लिए हायर ट्रैफिक लेवल पर डिपेंड है कि लोअर पर डिपेंड है, तो आप कहोगे लोअर पर डिपेंड है। ट्रैफिक लेवल का कुछ न कुछ सर्टेन मास होता है, लिखा है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल। इसको कहते क्या है, स्टैंडिंग क्राफ्ट। एक पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल का जो बायोमास होता है उसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्राफ्ट कहते हैं। स्टैंडिंग क्राफ्ट इज ए मास ऑफ लिविंग मैटर, या कहते हो बायोमास, या फिर नंबर इन ए यूनिट एरिया। बायोमास ऑफ ए स्पीसीज, बायोमास ऑफ ए स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, या तो क्या कहेंगे फ्रेश, या तो क्या कहेंगे ड्राई। ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट होगा। टिक कर लीजिए। नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल इन ग्राजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड, बहुत सीमित होते हैं। कहाँ, फोर्थ ट्रैफिक लेवल तक ही जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो करता है क्या, 10% ला, और केवल कितने परसेंट, ओनली 10% एनर्जी ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है ईच ट्रैफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रैफिक लेवल। ठीक है। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल, क्या प्रोड्यूसर होगा, हर्बीवोरस होगा, प्राइमरी कार्निवोरस होगा, सेकेंडरी कार्निवोरस, किसमें, ग्रेजिंग फूड चेन। आखिरी हेडिंग है इस चैप्टर की, इकोलॉजिकल पिरामिड। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। क्या, जो बेस ऑफ पिरामिड है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ब्रॉड होगा और नैरो टुवर्ड एपेक्स होगा। बेस की खास बात देखो है, यहाँ जो बेस होता है इकोलॉजिकल पिरामिड वो हमेशा प्रोड्यूसर को रखता है, और एपेक्स हमेशा टॉप कंज्यूमर को रखता है। इकोलॉजिकल पिरामिड रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो नंबर का हो, चाहे बायोमास का हो, चाहे एनर्जी। ये टिक कर लो। बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट किसको, तो बेस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोड्यूसर, या क्या कहोगे फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, और जो एपेक्स होगा वो या तो टर्सरी या कहोगे टॉप लेवल कंज्यूमर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, एपेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा। 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड स्टडी, एक नंबर का पिरामिड, एक बायोमास का पिरामिड, और एक एनर्जी का पिरामिड। देख लेते हैं नंबर ऑफ पिरामिड डायग्राम। देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर की इतनी ज़्यादा संख्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर,
सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये है, उससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इसका मतलब ये ऐसा पिरामिड बन रहा है। क्या कहोगे? इसको अपराइट पिरामिड कहेंगे। और देखो पिरामिड ऑफ बायोमास, देखो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी। सबसे ज़्यादा ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये भी कैसा बन रहा है? तो हम कहेंगे अपराइट पिरामिड बन रहा है। ठीक है, बस यहाँ स्पेशल है, प्रोड्यूसर कम है और कंज्यूमर ज़्यादा है। तो ये कैसा बन रहा है? तो ये बन रहा है, ये बन रहा है इस टाइप का, इसको कहेंगे इन्वर्टेड। ये टिक कर लो, इन्वर्टेड पिरामिड किसका? बायोमास का। कहाँ देखने को मिलता है? तो कहोगे सी इकोसिस्टम या एक्वेटिक, जहाँ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ये इसकी फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट करती है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप। कौन सी? ये स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप। ये है एनर्जी। देखो जितनी सनलाइट की एनर्जी होगी उसका केवल 1% आप किसको दे दोगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर यहाँ से यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर 10%, यहाँ से यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर फिर 10%, यहाँ से यहाँ टर्सरी कंज्यूमर फिर 10%। बस ये याद रखना, सनलाइट की जितनी एनर्जी है उसका केवल 1% यहाँ हो जाए, फिर आगे 10% ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कैसा है? तो कहोगे अपराइट पिरामिड। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, या चाहे एनर्जी कंटेंट हो, चाहे बायोमास हो, चाहे नंबर, हैज टू इंक्लूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉपिक लेवल। नो जर्नलाइजेशन, कोई नियम नहीं है। लिखा है इफ वी टेक ओनली फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रैफिक लेवल इनटू अकाउंट, फिर सही नहीं बनेगा। क्या करना चाहिए? also a given organism occupy more than one traffic label, one must remember that traffic label represent। छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, इसमें भी कोई मतलब नहीं, यहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं मिला। यहाँ आपको सवाल है, ये टिक कर लीजिए। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड, चाहे नंबर का हो, चाहे एनर्जी का हो, और चाहे बास, यहाँ मोस्ट लिखा है, यहाँ आल नहीं लिखा। आल कर दोगे हो जाएगा। सभी पिरामिड लगभग लगभग अपराइट होते हैं। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा होते हैं नंबर में या बायोमास में, किससे? हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस हमेशा ज़्यादा होते हैं किससे? नंबर या बायोमास, किससे? कार्निवोरस। एनर्जी एट लोअर ट्रैफिक लेवल हमेशा ज़्यादा होती है किससे? हायर ट्रैफिक लेवल। कुछ एक्सेप्शन है क्या, देख लेते हैं। अगर आप काउंट करो नंबर ऑफ इंसेक्ट फीड ऑन बिग ट्री, सिंगल ट्री, तो प्रोड्यूसर तो एक है लेकिन इंसेक्ट ज़्यादा है, तो कौन से टाइप का पिरामिड मिलेगा? तो कहोगे अगर ऐसा है तो ये मिलेगा। ये प्रोड्यूसर 1 है, मान लेते हैं ये 100 है, तो ये इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक, और देखो, लेकिन कह रहा अब क्या करोगे? अगर हम नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड को जोड़ दें तो स्मॉल बर्ड की संख्या कम होगी, तो देखो कौन सा हो गया है? तो ये स्पिंडिल हो गया है। ध्यान रखेंगे, अगर हम केवल ट्री और इंसेक्ट को देखेंगे तब तो इन्वर्टेड मिलेगा, लेकिन ट्री, इंसेक्ट और बर्ड को देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? स्पिंडल शेप। पिरामिड ऑफ बायोमास, दो ही तो इन्वर्टेड हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली क्या? इन्वर्टेड। क्यों? बायोमास ऑफ फिश बहुत ज़्यादा है किससे? फाइटोप्लैंक्टन। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, इसको याद रखेंगे, कभी उल्टा नहीं होता है। एनर्जी फ्लो करती है पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है? लॉस हो जाती है। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड
लिखा है सर्टेन लिमिटेशन भी है इकोलॉजिकल पिरामिड सच एज डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सम स्पीशीज बिलोंगिंग टू या मोर। अगर दो या दो से ज़्यादा ट्रैफिक लेवल पर हैं तो उनको कैलकुलेट नहीं मानते हैं। दूसरा है कि हम तभी मानते हैं जब सिंपल फूड चेन बनती होती हो, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि इनको जगह नहीं दी गई है, तो कहोगे सैप्रोफाइट को प्लेस नहीं दिया गया। मिनिमम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। अब हम अगला चैप्टर फिर पढ़ाते हैं, ठीक बच्चों, बाय बाय।